हेलो, मैं हूं देवेंद्र महाजन और आज मैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के कुछ एडिशनल प्रोविजंस के बारे में आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं। हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हमने कुछ पिछले प्रोविजंस में पिछली जो स्लाइड्स है, जो वीडियोस है, उसमें मैंने आपको बताया था कि सैलरी हेड में हम इनकम को कैसे ट्रीट करते हैं, उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया था। थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाने की कोशिश करूंगा कि वो क्या पॉइंट्स थे। तो सबसे पहले मैंने उसमें कहा था कि रिलेशनशिप बिटवीन पे एंड पे, जो पेयर और पे, जो रिसीव करने वाली पार्टी है और जो पार्टी पेमेंट कर रही है सैलरी की, दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो होना चाहिए दैट शुड बी ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप वहाँ पे जरूरी चीज है। अगर वहाँ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, तो अगर वहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है तो हम उसे सैलरी हेड में कंसिडर नहीं करते। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए थे, जैसे एमपीज एंड एमएलएस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर उन्हें कोई गवर्नमेंट की तरफ से रेम्युनरेशन मिलता है, सैलरी मिलती है, या कुछ अमाउंट जो मिलता है दैट इज नॉट कवर्ड अंडर सैलरी, उसे सैलरी वाले इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे सैलरी के हेड में कंसिडर नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि उन्हें एम्प्लॉय नहीं माना जाता, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ बिजनेस, या जो भी दूसरे हेड्स है उसमें हम कवर करेंगे, लेकिन यहाँ इनकम अंडर सैलरी उसे नहीं लिया जाएगा। सिमिलरली मैंने एक और एग्जांपल आपको दिया था, in case of professor of university or a college professor or teacher who is receiving certain amount for setting up question papers, क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए उसे कुछ अमाउंट मिलता है प्रोफेसर को, किसी प्रोफेसर को, तो वो क्योंकि सैलरी के अलावा अमाउंट मिल रहा है, सैलरी का जो अमाउंट है वो तो उसे सैलरी हेड में ट्रीट किया जाएगा, इनकम अंडर हेड सैलरी। लेकिन अलग से कोई और पेपर सेटिंग के लिए या पेपर की इवैल्यूएशन के लिए, चेकिंग के लिए अमाउंट मिलता है, उसे इनकम अंडर हेड सैलरी नहीं माना जाएगा, उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाएगा। उसी तरह से मैंने एरियर्स ऑफ सैलरी के बारे में आपसे बात की थी कि एरियर्स ऑफ सैलरी को कैसे, जिस ईयर में एरियर मिलता है उस ईयर में टैक्स की ट्रीटमेंट होती है। हम इस बारे में आज भी थोड़ी सी बात करेंगे। एडवांस सैलरी के बारे में हम बात करेंगे। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, कुछ चीजें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कुछ इसमें एडिशनल पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। कंटिन्यू करते हैं फिर डिस्कशन। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी डिस्कस आपसे कर रहा हूँ, दैट इज रिलेटेड टू डिडक्शंस मेड बाय एम्प्लॉयर। डिडक्शन मेड बाय एम्प्लॉयर एंड अमाउंट इज डीम्ड टू अमाउंट रिसीव्ड इज डीम्ड टू बी सैलरी। अगर किसी तरह की कोई डिडक्शन जो है एम्प्लॉयर ने सैलरी से कर रखी है, कोई डिडक्शन, कोई अमाउंट जो है घटा रखा है एम्प्लॉय की सैलरी से, तो ये माना जाएगा, उसे ऐड बैक किया जाएगा उस अमाउंट को सैलरी में, और माना जाएगा ये सैलरी का ही है। मान लीजिए किसी पर्सन की सैलरी है, एम्प्लॉय की सैलरी है 20,000 रुपए, और पेंशन के लिए 2,000 रुपए डिडक्ट कर लेते हैं, या प्रोविडेंट फंड के लिए जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन चाहती है, या कोई और डिडक्शन हो सकती है, लोन की रिकवरी के लिए मंथली कोई पेमेंट देता है एम्प्लॉयर को या बैंक को, उसके थ्रू पेमेंट डिडक्ट होती है, कुछ भी ऐसी चीज है, तो ये सैलरी का ही पार्ट है, वापस ऐड बैक किया जाएगा। मान लीजिए कि 2,000 इस तरह का कोई अमाउंट बनता है, तो वापस 2,000 को बढ़ाया जाएगा, यानी 20,000 रुपए प्लस 2,000 रुपए, टोटल 24,000 रुपए उस पर्सन की मंथली सैलरी मानी जाएगी। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, जिन एग्जांपल्स में आप देखेंगे कि किस तरह की डिडक्शंस आमतौर पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी से कर लेता है, जिससे कि वापस उसे ऐड बैक किया जाता है जब एक्चुअल सैलरी या ग्रॉस सैलरी का अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखिए इसमें हमने लिख रखा है डिडक्शंस मेड टू रिकवर लोन एडवांस्ड बाय एम्प्लॉयर। कोई डिडक्शंस एम्प्लॉयर ने कर रखी है लोन के लिए, एम्प्लॉय ने कोई लोन ले रखा है, तो लोन का क्योंकि अमाउंट उसे वापस करना है एम्प्लॉय को, अमाउंट उसे जो वापस करना है मंथली उसकी सैलरी में से वो अमाउंट कट जाता है। बैंक के थ्रू भी लोन हो सकता है, बैंक ने हो सकता है एम्प्लॉयर को डायरेक्शन दे रखी हो, या एम्प्लॉय ने इस तरह की सेटलमेंट कर रखी है कि अकाउंट से ही कट जाए, पैसे सैलरी के थ्रू ही कट जाए। तो ऐसा कुछ भी अगर है, मान लीजिए लोन के वापस करना है तो उसमें कोई अमाउंट करता है, तो वो उसे वापस ऐड बैक किया जाएगा। मान लीजिए वो 5,000 रुपए इस तरह के, अभी मैंने एग्जांपल में आपको 2,000 का, मान लीजिए 5,000 रुपए है, सैलरी है 20,000 रुपए, 20,000 प्लस 5,000 रुपए ऐड हो गए, तो टोटल अमाउंट बन गया 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी, यानी लोन के अमाउंट है ऐड बैक किया जाएगा। उसी तरह से एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, इनकम टैक्स एंड प्रोफेशनल टैक्स। मान लीजिए कोई इनकम टैक्स जो है, एम्प्लॉयर इनकम टैक्स पे कर रहा है एम्प्लॉय का, इनकम टैक्स एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, या कोई प्रोफेशनल टैक्स, कोई प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है एम्प्लॉय, उसका टैक्स भी एम्प्लॉयर ही पे कर रहा है, या उसी तरह से प्रोविडेंट फंड के लिए एम्प्लॉय की कुछ कंट्रीब्यूशंस जाती है,
वो कंट्रीब्यूशन भी एम्प्लॉयर ही कर दे रहा है, उसके बाद उसे सैलरी मिल रही है एम्प्लॉय को। तो ये जो कंट्रीब्यूशंस होती है उसे वापस ऐड बैक किया जाएगा। कहने का मतलब है, जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में कहा, लोन वाले केस में 5,000 का लोन था, तो ये मान लीजिए 5,000 रुपए इस केस में इनकम टैक्स की पेमेंट कर दी है या फिर प्रोफेशनल टैक्स की या प्रोविडेंट फंड की, तो 20,000 का उसे वापस ऐड बैक किया जाएगा। टोटल सैलरी कितनी बन गई था? 25,000 रुपए। तो ऐसी कोई कंट्रीब्यूशन है उसे वापस ऐड किया जाएगा। उसी तरह से डिडक्शन मेड टू पे प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय है उसकी लाइफ पर पॉलिसी, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका प्रीमियम भी एम्प्लॉय पे कर दे रहा है। मान लीजिए वो प्रीमियम 5,000 रुपए है, तो वापस फिर से 20,000 प्लस 5,000 टोटल सैलरी कितनी होगी? 25,000 रुपए। तो कहने का मतलब है कोई भी डिडक्शन है वापस ऐड बैक की जाएगी। उसी तरह से एनी अदर डिडक्शन फॉर विच एम्प्लॉय ऑथराइजेस द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉय है अथोराइज कर रहा है अपने एम्प्लॉयर को कि कोई भी डिडक्शन जो है आप कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जो मैंने आपसे सिचुएशन अभी डिस्कस की, एम्प्लॉयर ने कोई अमाउंट डिडक्ट कर लिया सैलरी में से, उसे वापस ऐड बैक किया जाएगा। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी का कहा मैंने, इनकम टैक्स का कहा, प्रोफेशनल कोई टैक्स चाहता है या प्रोविडेंट फंड के लिए कोई कंट्रीब्यूशन चाहता है, या इसी तरह का कोई अमाउंट जो कि एम्प्लॉय ने परमिशन दे रखी है एम्प्लॉयर को डिडक्ट करने के लिए, उसे वापस जब हमने ग्रॉस अमाउंट कैलकुलेट करना है सैलरी का इनकम टैक्स पर्पस के लिए, तो उसे वापस उसे ऐड बैक किया जाएगा। अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, सैलरी और पेंशन रिसीव्ड बाय यूएनओ एम्प्लॉइज इज फुली एक्सेप्टेड। जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल हमारी ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ, उसकी एम्प्लॉय जो अगर इंडिया में कोई सैलरी रिसीव कर रहे हैं, उन्हें कोई भी सैलरी इंडिया में मिलती है, यूएनओ के जो एम्प्लॉइज है यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी पूरी तरह से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो यूएनओ, उसकी तरफ से जो एम्प्लॉइज हैं उनकी जो भी सैलरी मिलती है दैट इज फुल्ली एक्सेप्टेड। उनके ऊपर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता, दैट इज 100% एक्सेप्टेड। उसके बाद अगला जो डिस्कशन का पॉइंट है, सैलरी रिसीव्ड बाय, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट दिस वन, salary received by teacher or researcher from SAARC countries। जो SAARC countries हैं, साउथ एशियन एग्रीमेंट फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एग्रीमेंट फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है, SAARC कंट्रीज जो है, SAARC कंट्रीज में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर कोई रिसर्चर है या कोई टीचर है, रिसर्च में इन्वॉल्व कोई पर्सन है या फिर कोई टीचर है, 2 साल तक का जो उन्हें अमाउंट मिलेगा that will be accepted fully। उनके मान लीजिए जो भी सैलरी मिलती है, उन्हें 1 महीने की सैलरी मिलती है, मान लीजिए 1 लाख रुपए किसी टीचर को या फिर रिसर्च पर्पस से किसी पर्सन को, तो ये 12 महीनों की सैलरी बनती है 12 लाख रुपए। उन 12 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा 2 साल के लिए, 1 साल का 12 लाख, दूसरे साल का फिर 12 लाख, यानी 24 लाख रुपए। SAARC कंट्रीज में जो टीचर्स हैं, जो रिसर्चर हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी टैक्स 2 साल के लिए नहीं लगेगा। ये प्रोविजन हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। उसके बाद है सैलरी एज पार्टनर इज नॉट टैक्सेबल अंडर है सैलरीज। पार्टनर्स के केस में अगर हम बात करें, पार्टनरशिप फर्म जो है, लिमिटेड लायबिलिटी फर्म जो है, पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वहां पर 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स आमतौर पर होते हैं, मिनिमम 2 पार्टनर्स होंगे वहां पर। तो जो पार्टनर्स को सैलरी मिलती है, किसी भी तरह की सैलरी मिलती है, वो यहाँ पर सैलरी हेड में उसे नहीं लिखा जाएगा। पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, उनकी इनकम टैक्स ट्रीटमेंट सैलरी हेड में नहीं होगी, इंडिविजुअल पार्टनर को जो सैलरी मिलती है। हाँ, जो अलग से अगर हम बात करते हैं बिजनेस और प्रोफेशन हेड जो है, बिजनेस और प्रोफेशन हेड में उसे जो अगर उन्हें कोई अमाउंट मिलता है वहां पर डिडक्ट हो सकता है, वो जो भी प्रोविजंस वहां पर एप्लीकेबल होंगे मैं उसके बारे में भी डिस्कशन यहाँ नहीं करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सैलरी हेड में पार्टनर को जो सैलरी मिल रही है उसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी। उसी तरह से इंडिविजुअल के केस में हम फर्दर डिस्कस करेंगे, salary received by a sole proprietor from his proprietorship business concern is not salary income, that is taxable। मान लीजिए सोल प्रोप्राइटर जो बिजनेस जो फर्म है, एक अकेला पर्सन जो बिजनेस कर रहा है, उसे मान लीजिए सैलरी बिजनेस बुक्स में शो किया है कि सैलरी अमाउंट मिल रहा है उसे, अगर वो सैलरी शो हो रही मान लीजिए कि 15,000 का 20,000 का पर मंथ सैलरी शो की गई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटर से जो सैलरी मिल रही है वो यहाँ पर सैलरी हेड में उसे ट्रीट नहीं किया जाएगा, इनकम अंडर हेड सैलरी उसे नहीं किया जाएगा ट्रीट, वो भी बिजनेस और प्रोफेशन का जो हमारा हेड है अलग से इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली
वहां पर उसे ट्रीट किया जाएगा और उसे वहां पर उसकी जो सैलरी दी जाती है सोल प्रोप्राइटर को, उसमें वहां कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी अपनी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, वहां पर उसे एज एन एक्सपेंस नहीं शो कर पाएगा वो। लेकिन यहाँ पर बेसिकली जो मैं पर्पस डिस्कस करने जा रहा हूँ वहाँ पे, दैट इज टैक्सेबल, टैक्स लगेगा उस पर जो इनकम अर्न करता है सोल प्रोप्राइटर, लेकिन उसे सैलरी हेड में कवर नहीं किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो डिस्कस करने वाला यहाँ पर। उसके बाद है पेमेंट रिसीव्ड बाय लीगल हियर्स विडो ऑफ ए डिसीज्ड एम्प्लॉय। फैमिली पेंशन की हम बात कर रहे हैं, फैमिली पेंशन में क्या होगा, लीगल हियर्स हो गए या फिर उन्हें कहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। जैसे क्या होता है कि फैमिली पेंशन मिलती है कोई विडो के केस में, कोई विधवा औरत है या फिर लीगल हियर्स है, जो पर्सन जो जॉब कर रहा था तो उसकी डेथ हो जाती है या और रीजन से डेथ मेन है, रीजन यहाँ पर डेथ की वजह से जो लीगल हियर्स है या विडो को पेंशन मिलती है, उसे कहाँ ट्रीट किया जाएगा इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर ये प्रोविजन बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने वाला प्रोविजन है कि इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इससे उस पर्सन की जो अमाउंट मिल रहा है विडो को या लीगल हियर्स को अमाउंट मिल रहा है, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हमारा एक और अलग से हेड है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उस विडो को या लीगल हियर्स को जो फैमिली मेंबर डेथ के बाद जिसे वो पेंशन मिल रही है, जो अमाउंट मिल रहा है, उनकी जो इनकम आएगी उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंसिडर किया जाएगा। तो मैंने अभी 2-3 पॉइंट आपसे डिस्कस किए। सोल प्रोप्राइटर को अगर सैलरी मिलती है उसे यहाँ ट्रीट नहीं किया जाएगा। पार्टनरशिप के केस में पार्टनर को अगर कोई सैलरी अमाउंट मिलता है उसे भी यहाँ सैलरी हेड में ट्रीट नहीं किया जाएगा, उन दोनों को बिजनेस और प्रोफेशन में ट्रीट किया जाएगा। उसी तरह से अगर मैं लीगल हियर्स के केस में जो उत्तराधिकारी है या फिर जो विडो है फैमिली पेंशन मिल रही है, उन केसेस में भी जो पेंशन मिल रही है उसे भी यहाँ पर ट्रीट नहीं किया जाएगा सैलरी हेड में, उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ट्रीट किया जाएगा, उन्हें जो अमाउंट मिलता है। उसके बाद है पेमेंट रिसीव्ड आफ्टर सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज टैक्सेबल अंडर सैलरीज। सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, जो एम्प्लॉई है किसी रीजन से उसकी जॉब जो है चली जाती है, वो रिटायरमेंट भी हो सकता है, कोई और रीजन